Degradation of soil and conservation measures. So in the last two videos, we have discussed about soil. What is soil? What are the factors that make the soil and why soil is different in different regions? And we all know that soil is a very, very important resource, right? Why it is very important? Because it is soil where the trees, where the plant grows. और हमें जो हमारा food है, खाना है, ऑक्सीजन है, ये सब कहाँ से मिलती है? ट्रीज से, राइट? खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। और ये सभी चीजें जो है वो एक अच्छी सॉइल में ही उग पाती हैं, एक फर्टाइल सॉइल में उग पाती हैं। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो जो कोई भी पेड़ पौधा है वो वहां पे उग नहीं पाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस इंपॉर्टेंट रिसोर्स को बचा के रखें, सेव करें, इसकी जो हालत है वो खराब ना हो जाए, ऐसी सॉइल ना हो जाए कि भाई वहां पे कुछ भी उग ना पाए। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम सॉइल को पॉल्यूट होने से रोकें, उसे बचा के रखें, सॉइल इरोजन को रोकें। तो हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन जो है एक बड़ा खतरा है सॉइल के लिए। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन ये होता है कि जैसे ये सॉइल है, ये पूरा लेयर जो है वो सॉइल का है, तो जब इसका ये लेयर जो है हटने लगेगा, जब ये जो टॉप लेयर है सॉइल का हटने लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो सॉइल इरोड हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, राइट? कि जैसे क्या करो, आपने फर्श पे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह डाली और उसको तेजी से फिर पानी से ऐसे ढके लो, मतलब फिर फर्श पे तेजी से पानी डालो, तो क्या होगा? जितनी भी जो आपने फर्श पे मिट्टी डाली थी वो बह के दूसरी जगह चली जाएगी और जहां पे आपने मिट्टी डाली थी वो जगह खाली हो जाएगी। तो इसी तरह से कुछ होता है सॉइल इरोजन, कि सॉइल का जो टॉप लेयर है वो बहुत सारे फैक्टर्स से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है, टॉप लेयर जो है वो हट जाता है, वॉश हो जाता है और वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया से जो सॉइल है उसका लेयर हट जाता है। तो इस एरिया के लिए क्या हो गया भाई, जो फर्टाइल सॉइल थी, जो अच्छी सॉइल थी, वो खराब हो गई भाई, वो चली गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन के, जब सॉइल जो है इरोड हो जाए। अब सॉइल इरोजन के, सॉइल डिग्रेडेशन के दोनों ही कारण हो सकते हैं, ह्यूमन भी और नेचुरल भी। कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी सॉइल इरोड हो रही है और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslide and floods. अब क्योंकि लैंड एंड सॉइल जो है वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इसीलिए आपको देखने मिलेगा कि जो फैक्टर्स हमने लैंड डिग्रेडेशन में पढ़े थे कि भाई लैंड को क्या क्या चीजें जो है खराब कर रही हैं, ज्यादातर वही फैक्टर्स जो है वो सॉइल को भी खराब करते हैं। क्या क्या है वो? डिफॉरेस्टेशन, कि जब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हो। अब पेड़ क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इस मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, सॉइल को जकड़ के रखती है। अब अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो वो जड़ें जो हैं जकड़ेंगी नहीं, मतलब सॉइल जो है वो फ्री है। अब कुछ भी होगा, थोड़ी भी आंधी आएगी, थोड़ी भी हवा चलेगी, सॉइल जो है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। थोड़ा भी बारिश हुई, सॉइल जो है वो वॉश हो जाएगी, वहां से दूसरी जगह चली जाएगी, हट जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है? तो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। देन ओवरग्रेजिंग, इसको भी मैंने आपको लैंड कंजर्वेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ओवरग्रेजिंग में क्या होता है कि जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो देख के पौधे को नहीं खाते कि भाई ये पौधा है, इसकी सिर्फ पत्ती पत्ती खाऊं और इस तरीके से खाऊं, ये अभी छोटा पेड़ है, ये बड़े होके पेड़ बन जाएगा तो अभी मैं इसको ना खाऊं। तो इस तरीके से वो नहीं सोचते, उनके सामने जो आता है हरा भरा वो खाते चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो पौधों को जड़ सहित निकालते हैं। यहाँ पे जड़ थी, अब ये पौधों को जड़ सहित निकालेंगे। और जड़ सहित हमें पता है जब भी हम किसी चीज को निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी भी साथ में आती है। अब उन्होंने तो, जो जानवर है उन्होंने तो जड़ सहित पौधा निकाल दिया और उसके साथ क्या हुआ, बहुत सारी मिट्टी चली गई। और जब इस तरीके से ओवर ग्रेजिंग होगी, जब बहुत सारे जानवर ज्यादा मात्रा में इस तरीके से प्लांट्स को उखाड़ेंगे, खाएंगे, तो उस जगह की जो जमीन है वो खराब हो जाएगी, तो वहां की जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देन ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो देखो, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जमीन के लिए अच्छे नहीं होते और वो तो खाने के लिए भी अच्छे नहीं होते। कि वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि भाई जो फसल है वो बहुत अच्छी हो रही है, बट वो जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में थे वो हमारे खाने में आ जाते हैं और वो एक तरीके से जहर का काम करते हैं। हम बड़े अच्छे से खाना तो खा लेते हैं कि भाई हमने ये खाया वो खाया, बट हमें ये नहीं पता होता कि उसमें कितने केमिकल्स जो है उसको उगाने के लिए यूज हुए हैं। इसीलिए आप आजकल नोटिस करोगे लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कि लोग ऑर्गेनिक चीजें चाहते हैं कि भाई फ्रूट ऑर्गेनिक होना चाहिए, ग्रेन्स ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कि ऑर्गेनिक मतलब कि आपने जब
जो भी आपने हार्वेस्ट किया है, जो भी उगाया है, उसको बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उगाया है। आपने सब कुछ नेचुरल यूज किया है, आपने नेचुरल मैन्योर यूज किया है, आपने खाद जो है वो नेचुरल यूज किया है, मान लो गाय का गोबर वगैरह यूज किया है, बट आपने केमिकल्स यूज नहीं किए, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं वो जमीन को भी खराब करते हैं और हमारे खाने को भी खराब करते हैं। देन रेन वॉश क्या है भाई, जब बारिश होती है हमें पता है पानी जो है वो बहता है। अब जब ये बहेगा तो ये अपने साथ मिट्टी वगैरह को लेके बहता है, तो क्या होगा, एक जगह की जो मिट्टी है वो बारिश की वजह से वॉश हो जाती है, हट जाती है। देन लैंडस्लाइड हमें पता है लैंडस्लाइड क्या होता है, कि जब जैसे ये स्लोप है, जब यहाँ से मिट्टी जो है उखड़ उखड़ के जो है नीचे आने लगे, जो पत्थर वगैरह है वो अचानक से नीचे आने लगे। अब क्योंकि हो ही क्या रहा है भाई, जमीन जो है वो हट रही है, खिसक रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का सॉइल होगी वो भी यहाँ से हटके नीचे की तरफ आ जाएगी और ये वाली जो जमीन है वो बंजर होने लगेगी। देन फ्लड्स एंड रेन, सेम ही बात है कि भाई जब बारिश ज्यादा होगी या पानी जब कहीं पे ज्यादा आएगा तो वो अपने साथ जमीन की जो लेयर है ऊपर वाला उसको बहा के ले जाएगा और उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो ये हमने पढ़े क्या रीजंस है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग सॉइल डिग्रेडेशन। अब हम पढ़ेंगे कि भाई किन तरीकों को यूज करके हम सॉइल डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि मान लो यहाँ पे दो पेड़ हैं, एक यहाँ पे पेड़ है, एक यहाँ पे पेड़ है। अब इन पेड़ों के बीच में एक थोड़ा सा जगह है, एक खाली जगह है, तो इस खाली जगह पे क्या करा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फैला दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर कैसे, कि भाई सूखे पत्ते हो गए और जैसे छोटी मोटी लकड़ियां हो गई, एनिमल वेस्ट हो गया, तो आप वो सब जो है ऑर्गेनिक मैटर है उसको ग्राउंड के ऊपर जो है फैला दिया है। जो दो पेड़ों के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में जो खाली बेयर ग्राउंड है उसमें आपने ये चीजें फैला दी, लेयर कर दी। इससे क्या होगा, इससे सॉइल का मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा। अब क्योंकि देख लो यहाँ पे ऊपर धूप हो रही है और धूप क्या करती है भाई, धूप में हमें पता है एवोपरेशन होता है, कहीं का भी जो मॉइस्चर है वो उड़ के हवा में चला जाता है। अब धरती में जो भी एवोपरेशन मॉइस्चर होगा, सॉइल में जो भी मॉइस्चर होगा वो धूप के कारण क्या है, जल्दी से जाने लगेगा, कम होने लगेगा। अब अगर अब इसके ऊपर हम ऑर्गेनिक मैटर का लेयर डाल देंगे तो जल्दी से इसमें से इवोपरेशन नहीं हो पाएगी, जो मॉइस्चर है ये लूज नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमस बनेगी, राइट, खाद बनना स्टार्ट होगी। जैसे हमने ऑर्गेनिक मैटर यहाँ डालेंगे तो धीरे धीरे वो जो है वो खाद बनने लगेगा और जो जमीन है वो और अच्छी हो जाएगी। देन कॉन्टोर बैरियर्स, stones, grass, soils are used to build barriers along the contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. तो कॉन्टोर बैरियर्स क्या होता है, इसमें आप जैसे मान लो कहीं पे खेती कर रहे हो, इस ग्राउंड पे आप खेती कर रहे हो। खेती में क्या होता है, मान लो यहाँ हल्की सी स्लोप है, ये थोड़ा स्लोप वाला इलाका है और आप जब भी इसमें खेती में आप इरिगेशन तो करोगे ही, पानी तो डालोगे। अब क्योंकि ये हल्का सा स्लोपी एरिया है तो क्या होगा, जैसे ही आप पानी डालोगे तो पानी जो है वो नीचे की तरफ बहने लगेगा, है ना। वो सारा जो भी मिट्टी होगी, जो भी उसके साथ मटेरियल होगा, उसको लेके वो नीचे बहने लगेगा और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी है वो इरोड होने लगेगी, उसका जो लेयर है वो हटने लगेगा और जिस वजह से यहाँ पे फसल अच्छे से उग नहीं पाएगी। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें क्या किया जाता है, स्टोन, ग्रास, सॉइल को यूज करके बैरियर्स बनाए जाते हैं। बैरियर्स जैसे कि आपको मेड़ पता होगा ना, कि इनको जैसे इस तरीके से जमा करके इस तरीके से मेड़ बनाई जाती है। ये यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जाता है कि ये किससे बनाए, पत्थर वगैरह को जमा करके इस तरीके से बैरियर्स बनाए जाते हैं कि ये भी पत्थर से बना दिया, ग्रास से बना दिया, सॉइल से बना दिया, थोड़ा सा ऐसे उठा दिया जाता है, मेड़ बना दी जाती है। और उस वजह से क्या होगा, जब भी यहाँ पे पानी वगैरह डाला जाएगा, जब इरिगेशन होगी तो पानी एकदम से तेजी से भाग के नीचे नहीं आएगा। मान लो पानी यहाँ आया तो पानी इस बैरियर से टकराएगा और उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो होगी तो उसका जो फोर्स है अपने साथ मिट्टी को बहाने का वो भी कम हो जाएगा, तो वो कम स्पीड की वजह से मिट्टी को ज्यादा अपने साथ लेके नहीं जा पाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर और उसकी स्पीड जो स्लो हो जाएगी तो आगे ज्यादा मटेरियल को आगे नहीं ले जा पाएगा और इस वजह से सॉइल इरोजन कम होगा। इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि इसके आगे ट्रेंचेस बना दी जाती है, मतलब थोड़े से गड्ढे बना दिए जाते हैं। ये गड्ढा है, ठीक है, इसमें आगे गड्ढा कर दिया हल्का सा। इससे क्या होगा कि अगर मान लो आगे से ये पानी वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा और कम फोर्स से फिर धीरे धीरे आगे जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि बैरियर्स बनाने से पानी जो है वो बहुत ही तेजी से आगे नहीं जाएगा और सॉइल को अपने साथ बहा के नहीं ले जाएगा। अब बात करते हैं रॉक डैम की। तो जैसे हमने कॉन्टोर बैरियर्स में पढ़ा, कुछ वैसा ही है रॉक डैम। तो मान लो कोई नदी जो है इस तरीके से जा रही है, नदी जो है उसका फ्लो बहुत ही तेज होता है और जो भी उसके साथ कंकड़ पत्थर जो भी मटेरियल होता है वो उसको अपने साथ लेकर आगे बहती रहती है।
तो क्या होगा, अगर इतना सारा जो मटेरियल है वो आगे बहता जाएगा तो यहाँ का जो नीचे का मटेरियल होगा वो कम होता जाएगा, लेयर हटता जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है सॉइल इरोजन का। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे रॉक डैम बना दिए जाते हैं। पत्थरों को पाइल कर करके यहाँ पे क्या किया जाता है, बीच बीच में डैम की तरीके से बैरियर्स बना दिए जाते हैं। जैसे ये क्या किया, बहुत सारे पत्थर जो है यहाँ पे रख दिए। तो ये जो नदी है, मान लो बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, थोड़ी सी कम गहरी है, और जिसका पानी जो है वो आगे जाके बहता है, तो अपने साथ वो मिट्टी विट्टी को सबको आगे लेके बहता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे ये पत्थर इस तरीके से ऐसे रख दिए गए। अब इससे क्या होगा, ये डैम की तरीके से काम करेगा और एक रोकने का काम करेगा, पानी के फोर्स को कम करने का काम करेगा। तो जब पानी यहाँ से बहेगा, बहुत मान लो बहुत तेजी से आ रहा है, तो वो इन पत्थरों से टकरा के उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और अपने साथ वो ज्यादा मटेरियल को आगे नहीं ले जा पाएगा। राइट, फिर ऐसे यहाँ पे जब आएगा तब उसका पानी फिर और थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उसकी स्पीड पे चेक करता है ये जो रॉक डैम है, और जिस वजह से क्या होता है, वो आगे ज्यादा मटेरियल को अपने साथ फ्लो करके नहीं ले जाता और सॉइल इरोजन जो है इससे कम हो सकता है। देन टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि देखो, पहाड़ों पे एकदम ऐसे प्लेन जमीन तो होती नहीं है खेती करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की स्लोप को, जैसे ये स्लोप है इस तरीके से पहाड़ की, तो इस पहाड़ की स्लोप को काट के वो इस तरीके से सीढ़ियां बना लेते हैं, सीढ़ी नुमा शेप दे देते हैं ऐसे। अब वो इन पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे फिर प्लांट्स उगाते हैं, अपनी खेती करते हैं ऐसे करके। तो जो फ्लैट जमीन बनती है उस पे वो अपनी खेती करते हैं। अब इससे होता क्या है कि मान लो इस तरफ देखो, इस तरफ कोई भी टेरेस नहीं बनी है, कुछ भी सीढ़ी नहीं बनी है, कोई खेती नहीं हो रही। तो जब यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है, यहाँ बारिश होगी, तो क्या होगा, जो पानी है वो जल्दी से बह जाएगा नीचे, और वो बहने के साथ साथ क्या करेगा, मिट्टी विट्टी सब जो सॉइल है उसको अपने साथ लेके बहेगा। वहीं अगर यहाँ पे जैसे इरिगेशन वगैरह भी होगी, बारिश भी आएगी, तो इस वजह से क्या होगा कि जो स्पीड है वाटर की वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, और एक तरीके से ये क्या काम करेगा, सॉइल इरोजन को रोकने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो पानी है वो एकदम से नीचे नहीं बह रहा, बट उसके बीच में हल्के हल्के ये सीढ़ियों की वजह से बैरियर आ जा रहे हैं। अब ये जो सीढ़ियां बनी हैं, जो खेती हो रही है, वो इनके फ्लो को, वाटर के फ्लो को स्लो कर देती है, और जब वाटर का फ्लो स्लो हो जाएगा तो जो इरोजन है वो भी कम होगा, वो अपने साथ मिट्टी को भी कम लेके बहेगा। तो टेरेस फार्मिंग जो है वो भी सॉइल इरोजन को कम करने में हेल्प करती है। उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम खेत पे एक फसल उगाते हैं। अब एक फसल उगाई और उसको हार्वेस्ट कर लिया। पहले यहाँ पे ऐसे फसल उगी थी। हमें पता है जो फसलें हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं, उनको होल्ड करके रखती हैं। राइट, सॉइल को जो पेड़ों की, प्लांट्स की जो जड़ है वो होल्ड करके रखती है। अब अगर यहाँ पे पहले इस तरीके से फसल उगी हुई थी एक खेत में, बट एक ना एक टाइम तो आएगा जब इसको हार्वेस्ट कर दिया जाएगा और यहाँ खेत में कोई भी फसल जो है वो नहीं बचेगी। अब ये खेत एकदम खाली है। अब ऐसे खाली खेत में मान लो बारिश हो गई, अब एकदम खाली खेत है, तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो बारिश के पानी के साथ बह के दूसरी जगह चली जाएगी, और उस वजह से क्या होगा, ये वाला जो खेत था, इसकी सारी मिट्टी जो ऊपर का लेयर है जो कि और फर्टाइल होता है, वो जो लेयर है वो हट जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो इस चीज को हम कम कैसे कर सकते हैं कि हम इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग कैसे, जैसे ये है एक पीस ऑफ लैंड, आप क्या करो, इस वाले हर एक ऑल्टरनेटिव जो रो है इसमें आप अलग अलग तरह की फसल उगाओ। इसमें आपने कुछ और उगाया, इसमें एक और इसमें एक तरह की फसल उगाई, और इसके बीच में ये अलग अलग तरह की फसल उगाई, और अलग अलग टाइम पे उगाई। आपने ये वाली फसल जो है कुछ महीने पहले उगाई थी, और ये जो बीच में फसल है आपने कुछ महीने बाद उगाई। अब इससे क्या होगा कि देखो, जब तक ये फसल कुछ महीने में नहीं उगी थी तब तक ये वाले जो तीन थे, यहाँ पे इन इन पोर्शंस में तो जो फसल है वो उग चुकी थी। अब जब उसमें उगी होगी और मान लो बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से क्या होगा कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फसल है, वो एक बैरियर की तरह काम करेगी, वो सॉइल को बहने नहीं देगी। राइट, और क्या होगा, फिर हम कुछ महीने बाद हमने यहाँ पे भी फसल लगा दी। अब इसका हार्वेस्ट होने का टाइम आ गया, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हार्वेस्ट होने का टाइम आ गया। अब ये वाली जो फसल थी इसको हार्वेस्ट कर दिया। अब इन वाले एरियाज में कुछ नहीं बचा, बट इस वाले में तो है। तो जब बारिश आएगी तो ये वाले जो एरियाज हैं वो एक बैरियर की तरह काम करेंगे, और वो बारिश के पानी में बहने नहीं देंगे मिट्टी को। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पूरा खेत है वो एक टाइम पे पूरी तरीके से खाली नहीं है, वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो उग रहा है, और उस वजह से क्या होगा, बारिश कभी भी हो जो सॉइल है वो इरोड नहीं होगी। नेक्स्ट इज कॉन्टोर प्लगिंग, flowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope.
अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब आप खेती जो है आप हिल्स के स्लोप पे करते हो, मान लो भाई देखो ये है पहाड़, बट पहाड़ जो है एकदम से ऐसे तो खत्म नहीं हो जाता है ना, वो क्या होता है कि धीरे से ऐसे ऐसे इसकी जो स्लोप है वो होते, तो हिल्स में क्या होता है कि हिल्स में मान लो इस तरीके से एक एलिवेशन है और यहाँ पे ऐसे देखोगे आप, ये जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है। अब जब स्टीप होती तो फार्मर्स क्या करते, उसको टेरेस फार्मिंग कर देते, इस तरीके से वो ऐसे करते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्टूर प्लगिंग में कि यहाँ पे इस तरीके से पहाड़ की शेप को, स्लोप को ऑल्टर नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी जो नेचुरल जो शेप है, नेचुरल जो जमीन है उसी पे खेती की जा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्लोप है ये भी कैसी होती है, ऐसी होती है हल्की सी, यहाँ पे हल्के से ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा कुछ है मान लो, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे खेती करो, इनके बीच में खेती करो, तो इससे क्या होगा, जब पानी जो है यहाँ से बह के नीचे आएगा तो ये जो नेचुरल बैरियर्स हैं, जो नेचुरल कॉन्टोर्स हैं इस हिल के, आपने नहीं बनाए इसे, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ना ही इसकी टेरेस फार्मिंग की तरह आपने पहाड़ को काटा, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने नेचुरली जो एक एरिया था उस पे जो कॉन्टोर्स बने हुए थे हिल्स के स्लोप पे, वहां पे आपने फार्मिंग की। अब इससे क्या होगा, जब ऊपर से पानी गिरेगा, पानी बह के आएगा, तो उसमें ये जो कॉन्टोर्स है, जो नेचुरल कॉन्टोर्स हैं, ये बैरियर की तरह काम करेंगी। अब यहाँ पे पानी की फ्लो को जो है ये स्लो करेंगी और जिस वजह से इरोजन जो है वो कम होगा। तो कॉन्टोर प्लगिंग जो है वो ना ही तो एकदम पहाड़ के नीचे की जाती, ना ही तो ये देखो ये समतल जमीन स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और ना ही पहाड़ के एकदम ऊपर की जाती। ऊपर होता तो भाई ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करनी पड़ती, इनको टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल करना पड़ता खेती करने के लिए। तो ना ही तो एकदम पहाड़ के ऊपर है और ना ही पहाड़ के एकदम नीचे है, कि एकदम उसके हल्की सी, जब पहाड़ खत्म हो रहा है तब यहाँ पे ये लोग इस फार्मिंग को कर रहे हैं। और ये देखो टेरेस फार्मिंग और कॉन्टोर प्लगिंग में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टेरेस फार्मिंग में क्या किया जाता है, आप पहाड़ की शेप को चेंज कर रहे हो, उसको काट काट के टेरेसेस बना रहे हो, बट आप कॉन्टोर प्लगिंग में ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप जो हिल्स की कॉन्टोर्स है उसके ही पैरेलल, उसके ही साथ साथ आप उसमें खेती कर रहे हो, अपनी फसल जो है वो उगा रहे हो, और उस वजह से क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो है वो अपने आप फ्लो होता रहेगा, और जिस वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होगा। उसके आगे है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ये पिक्चर में देखो, ये कैसे लंबे लंबे पेड़ जो है वो उगाए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें आप खेती करने वाले हो, आप इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वो लगा देते हो। इससे क्या होगा कि जो हवा बहती है, अब देखो हवा जो बहती है वो अपने साथ धूल वगैरह सबको उड़ा के ले जाती है। अब अगर ये खाली खेत है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हवा है वो अपने साथ साथ यहाँ की जो मिट्टी है उसे उड़ा के कहीं और ले जाएगी। बट वहीं अगर हमने ये इस तरीके से शेल्टर बेल्ट बना दी, अगर हमने इस जमीन के चारों तरफ इस तरीके से पेड़ लगा दिए, तो जब हवा उड़ेगी, हवा जब चलेगी तो वो इन पेड़ों से टकरा के उसकी जो स्पीड है वो अंदर की तरफ आते हुए कम हो जाएगी, और जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है वो यहाँ से नहीं ले जा पाएगी। तो किसी भी डायरेक्शन से जो है हवा आए, आंधी आए, तो वो इस फील्ड के जो मिट्टी है उसे उड़ा के ज्यादा नहीं ले जा पाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से शेल्टर बेल्ट की मदद से भी हम इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये कुछ मेथड से जो हमने पढ़े कि किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, मैंने कोशिश की कि आपको मैं हर एक जो मेथड है उसको डिटेल में समझा दूं, आप कंफ्यूज ना हो किसी भी उसमें। तो पहले हमने फैक्टर्स पढ़े कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन में, सॉइल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर हमने कुछ मेथड्स पढ़े कि जिनकी मदद से हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको करके आप और डिटेल में समझ सकते हो कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। आप 2 ट्रेज लो, दोनों में मिट्टी भरो, और मतलब पहले उसमें एक तरफ छेद कर लो, यहाँ पे कुछ छेद कर लो, और उसके बाद उनमें मिट्टी भर दो, और एक ट्रे को खाली छोड़ दो, उसमें कुछ मत उगाओ। एक ट्रे में आप कुछ भी व्हीट राइस जो है उगा सकते हो, और जब वो जो पौधे हैं, जब व्हीट या राइस जब वो कुछ सेंटीमीटर तक उग जाए, तब क्या करो, आप इन दोनों ट्रेज को लो और उनको एक इस तरीके से स्लोप पे रखो, इस तरीके से, मतलब इसके नीचे आप कुछ रख दो और दोनों को एक स्लोपी सा बना के रख दो, ताकि वो स्लोप में हो, थोड़े टेढ़े हों। और क्या करो, दोनों में ही एक एक मग्गा इस तरीके से पानी डालो, और फिर जो भी इन छेद से पानी निकल रहा है, मड निकल रही है, उसको एक एक कंटेनर में ऐसे जमा कर लो। अब फिर दोनों को कंपेयर करो, आप देखोगे कि जिस ट्रे में कुछ भी नहीं उगा था, जो खाली थी, उसमें जो पानी है वो ज्यादा मड़ी है, उसमें ज्यादा मिट्टी निकल के आई है। वहीं जिस ट्रे में आपने कुछ उगाया था उसमें कम मिट्टी निकल कर आई है, उसमें इरोजन कम हुआ है।